तो ऐसे शुरुआती लक्षण कुछ कुछ हैं जिनको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आगे जाके आपको रूट कैनाल या फिर दांत को एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा, या फिर ओल्ड एज में धीरे धीरे जाते जाते दांत घिसने लगते हैं, उसमें भी नर्व एक्सपोज होने के कारण रूट कैनाल करना पड़ता है। सिम्टम दिखता है वो होता है कि कुछ भी मीठा खाने पे एकदम से पेन होना एंड वो पेन धीरे से चला जाना, इसमें भी रूट कैनाल करना पड़ सकता है। मैंने कितने समय से रूट कैनाल को टाला हुआ था और मेरे को काफी ज्यादा पेन होने लगा था। तो ये टालते अगर पेशेंट काफी समय से इसको टाल रहा है तो इसका कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर क्या हो जाएगा? नमस्ते, शेल्वी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर सुरभि कपूर मैम उपस्थित है और आज हम बात करेंगे काफी कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी को होती है, दांतों की प्रॉब्लम, और उसका सलूशन क्या है? रूट कैनाल, जिसको सुनकर हम सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो आइए आज इसी मिथ को सिंप्लीफाई करेंगी डॉक्टर सुरभि कपूर मैम। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका शेल्वी स्टूडियो। तो आइए हम जानते हैं रूट कैनाल और उससे जुड़ी मिथ्स के बारे में। मैम, रूट कैनाल होता क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक तरीके का डेंटल प्रोसीजर है जिसमें दांतों को सेव किया जाता है। इसमें इस प्रोसीजर में जो टूथ होता है उसकी इनर मोस्ट पल्प चेम्बर कहा जाता है, जिसे उसमें ब्लड और नर्व सप्लाईज होती हैं। तो ये ब्लड और नर्व सप्लाई अगर किसी कारण से एक्सपोज हो जाती है तो उससे पेशेंट को पेन या सेंसिटिविटी आती है। तो रूट कैनाल में इन नर्व्स और ब्लड सप्लाई को क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको बोलते हैं हम फाइल्स या रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स। साफ करने के बाद इनको आर्टिफिशियल नर्व से सील कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड रहता है जिनमें बहुत लंबे समय से दांत में कैविटी लगी हुई हो, या किसी कारण से दांत फ्रैक्चर हो गया है गिरने के कारण या खेल कूदने या एक्सीडेंट के चलते, या फिर ओल्ड एज में धीरे धीरे जाते जाते दांत घिसने लगते हैं, उसमें भी नर्व एक्सपोज होने के कारण रूट कैनाल करना पड़ता है। मैम, ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वो आगे जाके काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं? तो ऐसे शुरुआती लक्षण कुछ कुछ हैं जिनको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आगे जाके आपको रूट कैनाल या फिर दांत को एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो पहला अगर अपन इसमें बात करें, सबसे मोस्ट कॉमन जो देखते हैं हम सिम्टम, वो है डेंटल कैविटी। अगर दांत में कीड़ा लग रहा है तो और उस चीज़ को बहुत जल्दी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये ब्लैक स्पॉट या वाइट स्पॉट लीजन की तरह दिखाई देता है। सेकेंड आता है दांत में ठंडा पानी या गर्म पानी पीने पे झंझनाहट फील होना, ये थोड़ी देर से लेके 1 घंटे दिनों तक भी चल सकती है। इसको भी बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। थर्ड वो जो सिम्टम दिखता है वो होता है कि कुछ भी मीठा खाने पे एकदम से पेन होना एंड वो पेन धीरे से चला जाना। इसको भी आगे जाके रूट कैनाल के लिए करना, इसमें भी रूट कैनाल करना पड़ सकता है। फोर्थ ऑप्शन होता है कि अगर आप सोने जाते हैं तो या पोस्चर चेंज करते हैं तो उस पोस्चर में प्रेशर के कारण पेन आता है, उस कारण से भी आगे जाके अगर उसे आप निगलेक्ट करोगे तो रूट कैनाल करना पड़ सकता है। मैम, जैसा कि आप जानते हो, मैं आप ही के पास आई थी। रूट कैनाल नाम से काफी ज्यादा डर लगता है, मतलब कितने सारे इंजेक्शन होंगे, कितना पेन बियर करना पड़ेगा, और स्वीट्स तो जैसे मैं खा ही नहीं पाऊंगी। तो आप बताएंगे क्या कि ये सही है या गलत है? कैनाल में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हम शेल्वी हॉस्पिटल में हमारा ये मोटो रहता है कि हम पेशेंट को पेन फ्री डेंटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करके दांत को सुन करके उसकी नर्व क्लीन कर देते हैं और पेशेंट को पेन नहीं होता। ओके, मतलब ये एक मिथ है कि रूट कैनाल में काफी ज्यादा दर्द होता है। ओके मैम, काफी बार लोग ये सोचते हैं दांत निकलवाना और रूट कैनाल एक ही जैसी चीज होती है। तो टूथ एक्सट्रैक्शन और रूट कैनाल में क्या डिफरेंस है? टूथ एक्सट्रैक्शन और रूट कैनाल दोनों अलग प्रोसीजर्स होते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन में दांत को जड़ सहित हड्डी से निकाल दिया जाता है, तो इसमें दांत का फिर आगे कोई यूज नहीं होता। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि रूट कैनाल में दांतों की नस को क्लीन करके उसमें आर्टिफिशियल नर्व डाल देते हैं और उसको पैक कर देते हैं, जिससे कि आगे जाके ये खाना खाने में या एस्थेटिक पर्पस में हेल्प कर सके। ओके मैम, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने कितने समय से रूट कैनाल को टाला हुआ था और मेरे को काफी ज्यादा पेन होने लगा था। तो ये टालते अगर पेशेंट काफी समय से इसको टाल रहा है तो इसका कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर क्या हो जाता है?
इसका कॉम्प्लिकेशन अगर आप रूट कैनाल टालते जाएंगे तो दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके टूथ पे भी और आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी। तो अगर हम टूथ की बात करें तो अगर इन्फेक्शन थोड़ा लोकलाइज्ड ही है, एक ही रीजन में है, और अगर उसे हम ट्रीट पहले कर दें तो वो वहीं पे क्योर हो जाएगा। तो हम अगर दांत की बात करें तो टूथ का इन्फेक्शन धीरे से टूथ से रूट में जा सकता है, रूट में पेरियापाइकल पैथोलॉजी बना सकता है। वही पेरियापाइकल पैथोलॉजी अगर अनट्रीटेड रहेगी तो धीरे धीरे आपकी जॉज में इन्फेक्शन फैलेगा, पस बनेगा, स्वेलिंग आएगी, फीवर आने का चांस होता है, और यही स्पेस इन्फेक्शंस आगे जाके स्पेस इन्फेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। अगर दांत का इन्फेक्शन, जैसे दांत में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में अगर चला जाएगा तो बॉडी के जिस भी पार्ट में वो ब्लड मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, उस जगह जाके सेप्सिस होने का चांस बढ़ सकता है। मैम, जो लोग डर, समय, खर्चे की वजह से अपने ट्रीटमेंट को डिले करते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन सब के लिए मैसेज ये रहेगा कि टालना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सही टाइम रहते डेंटल ट्रीटमेंट कराने से आपके पैसे भी कम लगेंगे एंड दांतों में दर्द भी कम होगा। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर बनेगी। तो डरिए नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रॉपर डेंटल चेकअप्स कराइए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अपने डेंटिस्ट से मिलके उस चीज़ को सॉल्व करिए। इससे आप एक अच्छी हेल्दी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने हाइजीन की बात की, तो क्या ऐसी कोई हाइजीन होती है जो आप पेशेंट को एडवाइस करते हैं? ऐसी कोई टेक्निक होती है क्या जिससे पेशेंट अपने डेंटल हाइजीन रखे? मैं अपने पेशेंट्स को प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सिखाती हूँ। दांत को क्लीन करने के लिए हमको टूथब्रश को एक 45 डिग्री के एंगल पे रख के क्लीन करना चाहिए, मतलब पार्टली ऑन द गम एंड पार्टली ऑन द टूथ। उससे रख के उस कॉलर एरिया को जब क्लीन करते हैं तो दांत बहुत अच्छे से साफ होते हैं। सेकंड, माउथ वॉश का यूज़ मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ। थर्ड, फ्लॉसिंग को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। रेगुलर 6 मंथ में डेंटल चेकअप कराना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो अपने डेंटिस्ट को मिलने जाकर उनसे संपर्क करना चाहिए। फ्लॉस एक तरीके का थ्रेड होता है जिसको दो दांत के बीच में क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरडेंटल स्पेसेस कहा जाता है, उसमें क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आपने पूछा ब्रशिंग ही अकेले काफ़ी है या माउथ वॉश या फ्लॉस भी यूज़ करना चाहिए, तो ब्रशिंग के बारे में अगर हम बोलें तो ब्रशिंग इज़ अ मैकेनिकल क्लीनिंग एजेंट। वो दांत के 3 सरफेस को क्लीन करता है, एक आउटर, इनर और ओक्लूजल सरफेस। जबकि जो फ्लॉस होता है वो इंटरडेंटल स्पेसेस में जाके वहाँ पे फंसा हुआ प्लाक या बायोफिल्म को क्लीन करता है, जिससे आगे कभी कैविटी ना बन पाए या पेरिडोंटल प्रॉब्लम ना हो पाए। और जो थर्ड माउथ वॉश होता है वो केमिकली डीपर पेनेट्रेट करता है, गम्स के अंदर जाके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। ये तीनों ही चीज़ें हमको हमारी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, जिससे कि हम ओरल हाइजीन अच्छी रख सकें। ओके, तो अभी हमने समझा जैसे कि ओरल हाइजीन को हमें मेंटेन रखना है तो फ्लॉस, टूथब्रश और माउथ वॉश तीनों ही बहुत जरूरी है आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। मैम, अब मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि खाने पीने में कौन सी ऐसी फूड हैबिट्स हैं जो हमको अपनानी चाहिए और कौन से फूड हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? देखिए, अगर आप बात करें कि खान पान में क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो फाइबर रिच फूड्स हमें खाना चाहिए। एक प्रॉपर नॉर्मल डाइट जो हम लेते हैं वो लेनी चाहिए। हर खाने में अपने फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट ज़्यादा करना चाहिए, फाइबर को इनकॉर्पोरेट ज़्यादा करना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे यहाँ की डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर सुरभि कपूर मैम। ऐसे ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल दे सकते हैं। हम आएंगे अपने जवाबों के साथ।